क्या हालचाल, कैसे से मस्त हो। तो हम लोगों ने पिछले 2 क्लासों में ग्रुप डी के जो शिफ्ट बने थे 27 नवंबर 2025 का, उसके 2 शिफ्ट का क्वेश्चन हमने कर लिया था। आज लास्ट शिफ्ट का क्वेश्चन बचा हुआ है 27 नवंबर 2025 ग्रुप डी एग्जाम का। ठीक है, तो आइए ये शिफ्ट भी हम करते हैं। ठीक है, और कोशिश करेंगे कि अगर आप वो 2 क्लास नहीं देखे हैं तो उन 2 क्लासों को जाकर देख लें, जिससे कि आपको कुछ हेल्प हो सके। ठीक है, चलिए। तो जैसा कि आपको मालूम है कि आपके स्क्रीन पर सवाल दिखेंगे और आपको सॉल्व करना है। ठीक है, चलिए। आपको सवाल दिख ही रहा होगा, आप यहाँ देखिए, हम यहाँ से देख के आपको बताने का प्रयास करेंगे। ठीक है, नहीं घबराओ। चलिए देखिए, सवाल आपको दिख रहा होगा, करने का प्रयास करिए, सवाल पढ़िएगा। एक पर्स में केवल 5 रुपए 10 रुपए के सिक्के हैं, जिनमें से सिक्कों की कुल संख्या 118 है और उनका कुल मूल्य 855 है। तो 5 रुपए के कितने सिक्के हैं। कहने का मतलब है कि एक बैग है, इस बैग में 5 रुपए और 10 रुपए के सिक्के हैं। एक क्वाइंस है, एक बैग में क्वाइंस है, कौन कौन रुपए के, तो 5 रुपए और 10 रुपए के क्वाइंस हैं। ठीक है, पता नहीं है कि ये क्वाइंस कुल कितने क्वाइंस है, ये मालूम है। हम मान लेते हैं कि नंबर ऑफ क्वाइंस जो है, नंबर ऑफ सिक्के जो हैं, हमने माना कि 5 रुपए के सिक्के एक्स हैं और 10 रुपए के सिक्के वाई है, क्योंकि हमको पता नहीं है कि कुल कितने सिक्के हैं। ठीक है, हमको नहीं मालूम है कि 5 रुपए के कितने सिक्के हैं, 10 रुपए के कितने सिक्के हैं। तो हम मान लेते हैं कि 5 रुपए के एक्स सिक्के हैं, 10 रुपए के वाई सिक्के हैं। तो आपसे अगर हम आपसे पूछें कि बताइए कि टोटल सिक्कों की संख्या कितनी है, नंबर ऑफ क्वाइंस टोटल कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ क्वाइन एक्स प्लस वाई है। और क्वेश्चन में आपको टोटल सिक्कों की संख्या दिया गया है 118। सिक्कों की कुल संख्या कितनी दी गई है, 118। ठीक है, उसके बाद आपको दिया गया है उनका कुल मान, कुल मान दिया हुआ है, कुल मूल्य दिया हुआ है 855। तो मान लीजिए अगर हम इसकी वैल्यू की बात करें, सिक्कों की वैल्यू की बात करें, कुल मूल्य की बात करें, कुल मूल्य की बात करें तो क्या लिख सकते हैं। 5 रुपए के एक्स सिक्के हैं तो कितने सिक्के हो गए, 5 एक्स सिक्के हो गए। 10 रुपए के वाई सिक्के हैं तो टोटल कितने सिक्के, कितने रुपए हो गए, 10 वाई रुपए हो गए। तो टोटल रुपए कितने हैं मूल्य में, तो 5 एक्स जमा 10 एक्स को 10 वाई बराबर कितना है टोटल, तो टोटल है 500 855। टोटल कितने हैं 855। आपके पास 2 समीकरण है और यहाँ से आप x और y का मान निकाल सकते हैं आसानी से। कौन कौन से समीकरण है, 5x प्लस 10y बराबर कितने हैं 855 और x प्लस y कितने हैं 118। यहां से आप निकाल सकते हो इसको 5 से मल्टीप्लाई करके, क्योंकि इलिमिनेट करना होगा, एक को इलिमिनेट कर दो तो x को आप करोगे तो 5x, यहाँ 5x 5y और 5 से गुना करोगे कितना आएगा, तो 5 से जब करोगे तो 8 पचे 40, फिर 0, 118 को आप 5 से करोगे कितना आएगा, 8 पचे 40, 5 का 5 4 9, 590 आएगा। कोई दिक्कत है, 8 बजे 40, 5 का 5 4 9, 5 एकम 5, 590। तो गुना करने के बाद 590, यहां देखोगे तो ये 5x हो जाएगा। ठीक है, अब देखो 5x ऊपर घटाएंगे तो ये खत्म हो गया, 10 से 5 5 वाई बचा। यहाँ पर जब घटाओगे तो 5 और 15 में से 9 जाएगा तो 9 6 15 7 5 2,
265 आ गया y का मान। अगर यहाँ से निकालोगे तो 5 से काटोगे तो 5 पचे 25, 5 तिया 15, y का मान 53 आ गया। तो y का मान कितना आया? 53 आया। y का मान 53 आया है, आपको दिया हुआ है। और आप यहाँ से x का भी मान निकाल सकते हैं, क्योंकि अगर y का मान 53 है तो x प्लस y का मान 18 है। तो y का मान अगर 53 है तो x का मान कितना आएगा? तो 118 में से 53 घटाने पर हमको x का मान आ जाएगा। x प्लस y का मान अगर 118 है तो यहाँ भी रखोगे तो भी x का मान आएगा, यहाँ भी रखोगे तो भी x का मान आएगा। तो यहाँ अगर हम रखते हैं तो 53, तो कितना आता है? 118 माइनस 53, 8 में से 3 जाएगा 5, 11 में से 5 जाएगा तो 6, 65 आएगा। कितना आया? x का मान 65। तो x का मान 65 यानी कि x के 65 सिक्के हैं और 5 रुपए के 65 सिक्के हैं और 10 रुपए के 53 सिक्के हैं। आपसे सवाल क्या पूछा है? तो आपसे सवाल क्या पूछा है? सवाल पर ध्यान देंगे। 5 रुपए के कितने सिक्के हैं? तो 5 रुपए के 65 सिक्के हैं। अगर आपसे सवाल में पूछता कि 10 रुपए के कितने सिक्के होते? 10 रुपए के 53 सिक्के होते। ठीक है, चलिए जल्दी से करेंगे। नेक्स्ट सवाल, और ये जो सवाल है नेक्स्ट वाला, ये बेहद ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप देख रहे हो पिछले 2 शिफ्ट से जो सवाल करवा रहे हैं ये क्वेश्चन उसमें से हर एक शिफ्ट में आया है। सेम क्वेश्चन, ओनली डाटा चेंज है। ठीक है, जल्दी से देखिएगा। सेम और सेम क्वेश्चन, सिर्फ डाटा चेंज है। बोला है एक वॉशिंग मशीन की कीमत टीवी की कीमत से 40% कम है। वॉशिंग मशीन का और टीवी का सेम सवाल है भाई। आप हर एक शिफ्ट में अगर देखे होगे तो ये क्वेश्चन मिला होगा। ठीक है ना। एक वॉशिंग मशीन की कीमत टीवी की कीमत से कितनी कम है? तो 40% कम है। तो 40% कम होने का मतलब 2/5, यानी कि अगर टीवी की कीमत 5 है तो 2 कम है किसकी? वॉशिंग मशीन की। कितनी? 2 कम है तो कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी। कहोगे हाँ, कहोगे हाँ। या फिर ऐसे समझो कि अगर टीवी की कीमत 100 है तो वॉशिंग मशीन क्या है? टीवी से 40% कम है, यानी कि 60 हो जाएगा। यहाँ से भी रेशियो लोगे कितना ही आएगा? 3/3, रेशियो 5 ही आएगा वॉशिंग मशीन टीवी का रेशियो। ठीक है ना। चलो, अब बोला है यदि वॉशिंग मशीन की कीमत में मेरे भाई 80% की बढ़ोतरी की जाती है और टीवी की कीमत में 22% की कमी की जाती है। ठीक है ना, 22% की कमी की जाती है। तो 7 वॉशिंग मशीन और 6 टीवी का कुल कीमत में कितना परिवर्तन आए? जहां कुल कीमत कहे, ओवरऑल कीमत कहे, तो वहां डेविएशन लगाना है। कैसे लगाना है वो बता चुके हैं। यहाँ पर वेटेज एवरेज भी लगा सकते हो, कैसे लगाना है वो भी बता चुके हैं। देखो, ये एक टीवी और एक वॉशिंग मशीन का रेशियो है ना, प्राइस का रेशियो है ना। लेकिन यहाँ क्या बोला है? कितने टीवी का? तो 6 टीवी और 7 वॉशिंग मशीन। तो टीवी कितना है? 6 और वॉशिंग मशीन कितना है? 7। तो अब यहाँ से निकल जाएगा, है कि नहीं? क्योंकि ये पहले एक का था, तो अब 6 टीवी का निकालने बोला है तो रेशियो 6 कर देंगे और इधर 7 कर देंगे, है कि नहीं? ठीक है, कुछ कटेगा तो काटो। 3 से कट रहा है, 3 दूनी 6। देखो ऊपर कितना हो गया? 7, और यहाँ कितना हो गया रेशियो? 5 दूनी 10। तो अब लगा दो बेटे, जब लगा दो तो ओवरऑल चेंज कैसे निकालते हैं? तो 7 का 80% जमा 10 का कितना? 22% माइनस में है, तो यहाँ निगेटिव रखेंगे, है कि नहीं? माइनस 22 होगा ना, निगेटिव रखेंगे। निगेटिव से पॉजिटिव करोगे तो निगेटिव ही आएगा। और नीचे रखा आएगा मेरे प्यारे भाई दोनों का सम। कितना रेशियो है? 7 और 10 17। यहां से आप कैलकुलेट कर सकते हो। 8 7 56, और इधर करोगे तो 220/17। यहाँ करोगे कितना आएगा? 6 2 8, 5 2 7, 780/17 करोगे तो 17 चौका 68, 17 चौका 68, 68 10 0 10 ही ना आएगा, 4 पॉइंट समथिंग आएगा, है कि नहीं? 40 पॉइंट समथिंग आएगा, 40 पॉइंट कुछ आएगा। आपका आंसर मिला लो 40 पॉइंट
कुछ आपका आंसर आने वाला है, ठीक है ना, ठीक है ना। अरे यार प्लस नहीं करना था, माइनस ना था तो माइनस करेंगे ना, तो 0 हो जाएगा, 6 में से 2 जाएगा तो 4 आ जाएगा, 5 में से 2 जाएगा तो 3 आएगा, बटे 17। अब निकालो, 17 दूनी 34, 20%, कितना आएगा। अरे भाई काटोगे तो 20 आएगा ना, 20% की क्या हो गई, तो वृद्धि हो गई, प्रॉफिट हो गया, लाभ हो गया 20% का, क्योंकि निगेटिव में नहीं ना, पॉजिटिव में ना आंसर आया है। तो अगर ये निगेटिव में आता तो लॉस होता, पॉजिटिव में आया है तो प्रॉफिट हुआ है, ठीक है। ये हम वेटेज एवरेज लगाए हैं, ठीक है ना। चलो अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर ही आ गया है, जल्दी से करेंगे, फटाफट सवाल को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। बोला है प्रथम 50 सम प्राकृतिक संख्याओं का औसत कितना है। औसत का सवाल आया है तो हम आपको 3 चीजें बता देते हैं, सुनना। इसमें 3 चीजें पूछ सकता है। पहला, अगर आपसे पूछे किसी भी एपी का एवरेज निकालने अगर पूछे, औसत निकालने पूछे, तो सुनना क्या करना है। जैसे 1 2 3 4 5, इसका हमसे क्या पूछे, औसत पूछे। तो अगर कोई भी संख्या एपी में लिखा गया है तो उसका एवरेज होता है फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर बटे 2। ये क्या होता है, उस संख्या का एवरेज होता है अगर वो संख्या क्या हो, एपी में लिखी गई हो। तो यहाँ पर आप निकालोगे तो 5 फर्स्ट संख्या 1 है और लास्ट संख्या 5 है, बटे 2, यानी कि एवरेज या औसत कितना आएगा, 3 आएगा। कितना आएगा, 3 आएगा। एक तरीका है कि आपको इन सब को जोड़ोगे, एवरेज का तरीका है कितना, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन बटे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, है ना। तो सम करोगे, एक तरीका तो ये है कि सम करना है, तो 5 5 10 5 15, इनकी 15 टोटल कितने नंबर है, 1 2 3 4 5 है। तो करोगे तो 5 के 15, यहां से भी देखो एवरेज 3 ही आया है और इस तरीके से भी एवरेज कितना आया है, तो 3 ही आया है। तो किसी भी एपी का एवरेज निकालना है तो आप क्या कर दोगे, फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर बटे 2 कर दोगे, ठीक है। चलो, लेकिन अगर आपसे पूछ ले, याद रखना कि फर्स्ट नेचुरल नंबर प्राकृतिक संख्या NATURAL होना चाहिए, नेचुरल नंबर, फर्स्ट नेचुरल नंबर का एवरेज ऑफ फर्स्ट प्राकृतिक संख्या। तो क्या करोगे, फर्स्ट प्राकृतिक संख्या, फर्स्ट एन नेचुरल नंबर, जैसे 1 2 3 ऐसे करते करते एन नंबर तक लिखा गया है। इसका अगर आपको एवरेज पूछ ले तो क्या करेंगे, देखो ये भी एक एपी में ही लिखा गया है, तो फर्स्ट नंबर जमा लास्ट नंबर बटे 2, इसका जो एवरेज होगा वो n+1 बटे 2 होगा। यहाँ n जो होगा वो क्या होगा, लास्ट नंबर होगा, ठीक है। सेम इसी प्रकार से अगर हमको एवरेज निकालना हो फर्स्ट n इवन नंबर का, तो क्या करेंगे, इवन नंबर क्या होता है, 2 का मल्टीपल, जो 2 से कटे 2 4 6 8 ऐसे करते करते 2n यानी कि 2 का मल्टीपल 2n। तो इसका अगर आपको एवरेज निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट, ये भी एक एपी में ही है, तो फर्स्ट नंबर 2 प्लस लास्ट नंबर 2n बटे 2। तो अगर आप 2 ऊपर नीचे से कॉमन लेते हो, 2 अगर यहां से कॉमन लोगे तो 1 प्लस n बचेगा, तो यहाँ 2 यहाँ से 2 कट जाएगा, सीधे आंसर आएगा n+1। और n क्या होगा, n आप बता सकते हो कि लास्ट नंबर बटे 2 होगा। सेम इसी फॉर्मूले से, इसी चीज से अगर हम आपसे पूछे कि एवरेज ऑफ n ऑड नंबर, तो ऑड नंबर का आप एवरेज निकाल सकते हो। तो कैसे निकालोगे, तो ऑड नंबर होते क्या है, 1 2 1 3 5, और जो कि 2 का मल्टीपल ना हो, 2 के मल्टीपल से एक कम, 2 के मल्टीपल से एक कम। जैसे कि देखो 3 है तो 4 से एक कम है, 1 है 2 से एक कम है, 5 है 6 से एक कम है।
उसी प्रकार 2n से एक कम होगा, तो इसका अगर हम निकालना चाहते हैं तो ये भी एक ए बी में लिखा गया है, फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर बटे 2 होगा एवरेज। फर्स्ट नंबर 1 है, लास्ट नंबर 2n प्लस 2n माइनस 1 बटे 2, 1 से 1 कट गया, कहोगे हाँ, कहोगे हाँ कोई दिक्कत है, तो कोई दिक्कत नहीं। अब देखो बचा कितना, 2n ऊपर, यहाँ 2 2 से ये 2 कट गया, तो सीधे n एवरेज होगा, यानी कि अगर आपको ऑड नंबर का एवरेज निकालना है तो सीधे n होगा, ठीक है ना। और n, ये n का मान कैसे निकलोगे, तो n का मान निकालोगे लास्ट नंबर प्लस 1 बटे 2। अगर लास्ट नंबर इवन है तो l/2, लास्ट नंबर ऑड है तो l प्लस 1 बटे 2, ठीक है। अब मुख्य तौर पर सवाल पर आते हैं, ये 4 चीजें आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। अब बोला है 50 सम प्राकृतिक संख्याओं का औसत, 50 सम प्राकृतिक संख्याओं का औसत आपसे पूछा है, तो क्या करेंगे, 50 सम, तो यहां पर लगाएंगे 50 सम, यानी कि n का मान कितना है 50, और संख्या कैसी है, सम संख्या का औसत पूछा है, तो क्या होगा n प्लस 1, यानी कि 50 प्लस 1 यानी कि 51 आ जाएगा आंसर, समझे। अरे भाई 50 सम संख्या, तो n का मान 50 है, और सम संख्या का एवरेज निकालते कैसे हैं, n प्लस 1, तो 50 प्लस 1 51, आंसर कितना आएगा 51, ठीक है। चलो अगला सवाल, सवाल आपके स्क्रीन पर है, जल्दी से पढ़िएगा। यदि 485 अंकित मूल्य वाले एक वस्तु को 293 में बेचा जाता है तो छूट प्रतिशत ज्ञात करिए। कहा है कि अगर 485 ना, 485 एमआरपी वाले प्राइस को, 485 एमआरपी वाले प्राइस को, ठीक है, अंकित मूल्य को 293 में बेचने पर, 293 पर बेचते हैं तो कितना छूट मिलता है, तो ये छूट निकालना है। आपको मालूम है डिस्काउंट निकालना है, डिस्काउंट निकालना है, डिस्काउंट निकालना है, डिस्काउंट परसेंटेज निकालना है, डिस्काउंट परसेंटेज निकालना है। आपको मालूम है कि डिस्काउंट परसेंटेज एमआरपी को बेस मान के निकालते हैं, तो 485 का सामान 293 में हो गया तो कितना कम गया, कितना छूट मिला, तो कहोगे कि 5 से 3 1, कितना का छूट मिला है 2, 18 9 9 18 और 3 2 1, 192 का छूट मिला है कि नहीं, कहोगे 192 का छूट मिला है ना, ठीक है ना। तो किस पर मिला है, तो 192 का छूट मिला है किस पर, तो 485 पर छूट मिला है इंटू 100, ठीक है। अब यहां से काटा कुटी करोगे तो कितना आएगा, कितना आएगा, काटो 5 8 40 पन्ना 45 और पन्ना 45 है ना, 5 से काटोगे तो पन्ना 45 आएगा ना जी, 5 7 35 ना आएगा, है कि नहीं, 7 बचे 35 9 बचे 45, हाँ 57, तो अब देखो 7 दूनी 14 7 21 9 दूनी 18, तो और ये किससे कट सकता है, किसी से कट सकता है, तो किसी से नहीं कटेगा, अब इसको सीधे क्या करो भाग दे दो, तो 57 से भाग दोगे कितना आएगा, 57 से भाग दोगे तो कितनी बार में जाएगा, 2 बार में, 9 दूनी 18 9 दूनी 14 9 दूनी 18 1 19, 14 9 दूनी 18 और 1 19, 194 आएगा, यानी कि एक बार में ही लगाओ, एक बार में ही जाएगा। पहले हम इसको इससे भाग देते, 100 से गुना करना तो आसान है ना, एक बार में लगाओ तो कितना पॉइंट, कितना कितना कमेगा, कितना कितना बचेगा, तो 96 95 बच जाएगा, है कि नहीं, 7 5 12 12 और ये 18 9 9 95 बचेगा। जीरो लगाओगे कितनी बार में जाएगा अप्रोक्स, मेरे भाई जल्दी बताओ, जल्दी बताओ कितनी बार में जाएगा, तो 1.5
1.981 7 9 981 963 और 981। तो ये नहीं भाई, बहुत ज्यादा जाएगा। 981 963 का 3 6 81 687। हाँ तो 9 बार में रखो ना, 9 बार में 1.9 इंटू 100, ऊपर 100 का गुना ही है। तो अब करोगे तो लमसम में एक और आएगा, तो 2 दशमलव तक निकाल ही लो, 2 दशमलव तक निकाल लो। 95 63 81 87 करोगे, 10 में से 3 जाएगा 7 और ये 14 7 7 77। जीरो पुट करोगे कितनी बार में, फिर से करोगे तो अगला दशमलव देखोगे कितना बार में जाएगा। 5 बार में, 6 बार में, 9 6 54 63 9 7 7 49 63 6 बार में जाएगा, 6 बार में जाएगा। अब देखो इनकी दशमलव के 2 अंक तक निकाल लिए, दशमलव से कटोगे दशमलव कटेगा, तो लमसम में 196 का क्या होगा, आपको प्रॉफिट होगा, यानी कि आपको दशमलव 1.6 का इतना का क्या होगा, कहोगे इतना का हमको क्या होगा, डिस्काउंट मिलेगा, है कि नहीं। चलो अगला सवाल करें, चलिए। अगला सवाल देखिएगा, सवाल आपकी स्क्रीन पर है, 4 भागा, ये हम लिख देते हैं। बोर्ड मार्क्स का सवाल है। बोर्ड मार्क्स का हम कल भी बताए थे कि हर शिफ्ट में रिपीट हो रहा है ना। ठीक है, अब देखिए हम कल भी बताए थे, ब्रैकेट सॉल्व करोगे कितना कितना आएगा वो तुम बता सकते हो। 9 चौक 36 0.4। अब तो सीधे कैलकुलेशन कर देते हैं। 1 में से 1 में से 1.5 घटाओगे तो -0.5, माइनस का 0.5 और इधर प्लस हो जाएगा, है ना। नीचे 10, 5 से 3 बार में, है कि नहीं, 10 होगा। इधर कितना होगा, 4 24 जमा ये कितना है 0.4, तो 4/10 माइनस 1/30। ठीक है ना। अब देखो, अब देखो, अब देखो 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 देखो, इसको करोगे गुना करोगे तो कितना आएगा, 1/24, 4 6 24, 1/6 जमा 4/10 माइनस 1/30, पूरे का एलसीएम लोगे कितना 30, 5 प्लस 12 माइनस कितना 1। अब तो सिंपल 12 5 17 और 1 कितना हो जाएगा 15/30, यानी कि हाफ, यानी कि 0.5। चलो 0.5, ठीक है ना। चलिए ये जो सवाल सॉल्व करना था आप ही को। अगला सवाल, 11 व्यक्ति 19 दिन में 59 फीट गहरा कुआं खोद सकते हैं, तो कितने व्यक्ति 2 दिनों में 118 फीट गहरा कुआं खोद सकते हैं। सुनना, अगर वर्क, टाइम एंड वर्क में आप ऐसा कंसेप्ट पढ़े होंगे कि अगर वर्क अलग अलग हो, वर्क अलग अलग हो तो टोटल वर्क जो निकलता है वो होता है M1D1 E1 बटे W1 बराबर M2D2 E2 बराबर W2। ठीक है ना, ये कंसेप्ट लगता है। ठीक है, टोटल वर्क निकालने के लिए M होता है मेन, D होता है दिनों की संख्या, E होता है कितने एफिशिएंसी से काम कर रहा है, वर्क होता है, ये वर्क होता है कि एक अलग काम, ये वर्क होता है एक अलग काम। तो सवाल पढ़िएगा, सवाल है कि 11 व्यक्ति
19 दिनों में 59 फीट। यहाँ इफिशियंसी नहीं दिया है तो हम डायरेक्ट क्या लगाएंगे, M1D1 W1 बराबर M2D2 W2। ठीक है, क्योंकि इफिशियंसी देना है तो इफिशियंसी लगाते हैं, इफिशियंसी नहीं है तो बस यही दो चीज दिया है, इसी दो चीज पर लगाएंगे। 19 दिनों में कितना गहरा, 59 फीट गहरा कुआं खोदता है। एक काम तो ये है, काम कितना किया, 59 काम किया है, बराबर M2 कितना मैन लगेगा, ये ना पूछा है, नहीं, हाँ कितना व्यक्ति लगेगा कि 2 दिन में कितना काम अलग काम करने लगा है। अब अलग 118 काम करने लगा है, लेकिन अब काम कितना किया, 118 फीट कुआं कुआं खोदा है। एक ही काम तो नहीं कर रहा है, काम तो अलग अलग है, तो यहां से निकाल सकते हो। तो अब आप 2 बार में करोगे, 2 से 2 बार, 19 × 11 तो 9 9 1 10 और ये 1, तो 109 काम। M2 कितने, 109 व्यक्ति की आपको जरूरत है ना। 9 9 1 10 1 और 2 209, सॉरी 209 व्यक्ति का आपको जरूरत है। हमने कैसे जल्दी से गुना कर लिया, तो याद रखना कि 11 से मल्टीप्लाई करने का जो ट्रिक है यहाँ पर हम आपको लिख देते हैं, कैसे करते हैं सुनना। पहले 9 लिखो, फिर अगली संख्या जोड़ो, तो 9 में से 1 जीरो कितना आएगा, 10, तो 10 का 0 लिखना है, हाथ में शेष 1 रखना है। अब फिर बचा हुआ संख्या 1 है, तो 1 में वो जो बकिया 1 था वो जोड़ देना है, 2, तो 209। ठीक है ना। जैसे अगर हम बात करें कि 25 को 11 से मल्टीप्लाई करना है, तो 5 रखो, ठीक है। अगले बार 5 और 2 जोड़ो, कितना, 7, और इसका कोई बकिया भी था तो नहीं, तो अब बचे हुए 2 उतार दो, 275। ठीक है, आप धीरे धीरे सीख जाओगे। पहले सवाल करते हैं, चलिए। अगला सवाल देखिएगा, 32 नंबर सवाल है आपके, ठीक है ना, जल्दी से फटाफट करिएगा। 267 मीटर और 153 मीटर लंबी 2 ट्रेन समांतर दिशाओं में क्रमशः 162 किलोमीटर प्रति घंटे और 36 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है। तेज चलने वाली ट्रेन को धीमे चलने वाली ट्रेन को पूरी तरीके से ओवरटेक यानी कि पार करने में कितना समय लगेगा। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी क्वेश्चन कल की जो आपको हम बताए थे, ये भी तीनों शिफ्ट में पूछा गया है, सेम डाटा चेंज करके। ठीक है ना। आप देख रहे हो कि हर एक क्वेश्चन आपको, हर 1 से 2 क्वेश्चन हर एक शिफ्ट में आपको रिपीट हो रहा है। ठीक है, चलिए। अच्छा आपको ये बताओ कि सबसे ज्यादा फास्ट ट्रेन कौन होगा। तो फास्ट ट्रेन होगा जो 162 किलोमीटर प्रति घंटे से चल रहा है। तो एक ट्रेन है जो 162 किलोमीटर प्रति घंटे से चल रहा है। 162 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलने वाली ट्रेन का जो लंबाई है वो कितना है, कोई बता सकते हैं, तो कहोगे हाँ जी सर हम बता सकते हैं, 267 मीटर। ठीक है। और एक ट्रेन है कितना मीटर का, 153 मीटर का, जो कि चल रही है कितने से, तो 36 किलोमीटर प्रति घंटे से। ठीक है, आप फटाफट करते हैं। ठीक है, ये इसको कितने सेकंड में पूछा है ना, कितने समय में पार कर सकते हैं, सेकंड में आंसर है, सेकंड में बताएंगे ये इसको कितने सेकंड में पार करेगी। आप हमको ये बताओ कि ये ट्रेन इसको पार करेगी, तभी ना पार कर पाएगी जब इस ट्रेन का ये जो पोर्शन है वो यहाँ आ जाए, तभी ना पूरा पार करेगी। ये ट्रेन इसको कब पार करेगी, जब ये पूरा चल के यहाँ आ जाए। तो ये जो ट्रेन है वो कितना डिस्टेंस तय की, तो इसकी दूरी प्लस अपने लंबाई की दूरी, तो आप यहां से निकाल सकते हो कि डिस्टेंस कितना है। तो डिस्टेंस दोनों का ऐड हो जाएगा, बटे टाइम कितना होता है, कितना डिस्टेंस चला और कितना स्पीड है उस वस्तु की। तो अब देखो, एक ट्रेन एक ही दिशा में बोल रहा है क्या, सवाल को फिर से, समान दिशा में, हाँ, तो समान दिशा में चल रही है, जिधर ये चल रही है उधर ही चल रही है। ठीक है, तो इस केस में रिलेटिव स्पीड क्या होगा, तो कोई सर रिलेटिव स्पीड घट जाएगी, रिलेटिव स्पीड घट जाएगी, तो 12 में 6 जाएगा, 6 बचेगा, और ये कितना हो जाएगा, तो ये 5 3 2 1,
126, 126 है कि नहीं। अच्छा, ये किलोमीटर प्रति घंटा है, इसको मीटर प्रति सेकंड में करेंगे क्योंकि ये भी मीटर में है, तो इसको भी क्या करना पड़ेगा, किलोमीटर प्रति घंटे को क्या करना पड़ेगा मीटर पर सेकंड में, तो 5/18 से गुना। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है। तो 18 से काटो, कितने बार में, 8 7 56, 7 5 12, 7 बार में, 7 बचे 35, तो नीचे आ गया 35, ठीक है 35, ऊपर कितना आएगा, 7 3 10, 7 3 10, 6 5 11, 1 12, 2 1 3 1 4, ठीक है 6 5 10, 6 5 11, 1 12, 2 1 3 1 4, 120 और 35 से काटा कुटी करोगे कितनी बार में, तो 8 24, 7 8, तो आप ऐसे ही काटो ना, 7 से काटा तो 35, 7 6 42, 60 बार में 12, इनकी हर 12 सेकेंड में, ये 12 सेकेंड में इसको क्या कर लेगी, पार कर लेगी, ठीक है ना, 12 सेकेंड में क्या कर लेगी, पार कर लेगी, ठीक है। आपको याद होनी चाहिए, बार बार बता रहे हैं कि अगर कोई भी वस्तु एक ही दिशा में चलती है, ये S1 से ये S2 से, ठीक है, इसके जो रिलेटिव स्पीड होती है वो क्या होती है, ये आपको मालूम होना चाहिए, S1 माइनस S2। यहाँ पर जिसकी स्पीड सबसे ज्यादा होगी उसमें से कम वाले घटाएंगे, यहाँ S1 बड़ा है S2 से, और अगर कोई दो ट्रेन एक विपरीत दिशा में चल रही है S1 S2 से, तो यहाँ रिलेटिव स्पीड जो होगा ये याद रखना है S1 प्लस S2 हो जाएगा, ठीक है ना। चलो अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर ही दिख रहा होगा, जल्दी से करेंगे, ठीक है ना। किसी कक्षा में 51 विद्यार्थियों का औसत आयु 24 वर्ष है, यदि एक शिक्षक की आयु भी शामिल कर ली जाती है तो पूरे समूह में औसत आयु 25 वर्ष हो जाती है, तो शिक्षक की आयु कितनी है। आपको साफ साफ बोला गया है कि एक कक्षा में, एक क्लास में नंबर ऑफ स्टूडेंट जो है, नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट 51 विद्यार्थी हैं, ठीक है। उन 51 विद्यार्थियों का एवरेज जो है, एवरेज जो दिया हुआ है आपको, वो कितना है, 24 वर्ष दिया हुआ है, ठीक है ना। यदि एक शिक्षक, यदि टीचर शामिल होते हैं, एक टीचर शामिल होता है, यदि एक टीचर शामिल होता है तो पूरे क्लास का टीचर शामिल होता है, टीचर का एवरेज मालूम नहीं है कि कितना है, तो जैसे ही टीचर शामिल हुआ तो इस पूरे क्लास का, अब पूरे क्लास में कितने हो गए, 51 और एक 52, 52 बच्चे हो गए, तो इस 52 बच्चों का पूरे क्लास का जो एवरेज है, औसत है, वो 25 साल हो गया, 25 साल हो गया। तो आपसे टीचर का पूछा है कि टीचर का कितना एज होगा, तो बेसिकली टीचर का जितना एवरेज होगा वही एज होगा। देखो आपको हम पिछले क्लासों में बताए थे कि ए प्लस बी, ए में अगर 20% का चेंज करते हैं, बी में भी 20% का चेंज करते हैं, तो ओवरऑल 20% का ही चेंज होता है, ठीक है। तो सेम यही कंसेप्ट लगाएंगे। देखो 51 बच्चों का एवरेज 24 है और इस पूरे का एवरेज 25 है, इस पूरे का एवरेज 25 कैसे आया, जब ये भी 25 रहा होगा, इसकी भी आयु 25 रही होगी, इसकी भी आयु 25 रही होगी, तभी तो इसका एवरेज 25 आया। लेकिन मेरे प्यारे भाई क्या बताओ कि इसका एवरेज 25 है, तो नहीं, इसका 24 है, तो 25 से एक कम है, 25 से एक कम है, तो 51 बच्चों का एक कम है ना, तो यहाँ पर 51 बच्चों का एक क्या करना पड़ेगा, जोड़ देना पड़ेगा। 51 बच्चों का यहाँ एक कम है, तो इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ 51 बच्चों का एक जोड़ना पड़ेगा। अब देखो, जो आप निकाल रहे हो, टीचर का निकाल रहे हो, तो टीचर से यहाँ भाग करना पड़ेगा, ये डायरेक्ट आपको टीचर का औसत निकल जाएगा। तो आप यहाँ से निकाल सकते हो कि यहाँ कितना होगा, 25 जमा 51 को 1 से मल्टीप्लाई, 51/1 51 ही रहेगा। अब यहाँ ऐड कर दो, 5 1 6, 5 2 7, 76 साल। इनकी अगर हम बोलते हैं कि एक टीचर की एवरेज 76 साल है, यानी कि उसका आयु भी 76 साल होगा, क्योंकि एक ही टीचर की बात हो रही है, तो टीचर की आयु कितनी है, तो 76 साल है, ठीक है। चलो अगला सवाल करेंगे जल्दी से।
समय बर्बाद नहीं करेंगे। फिर बोर्ड मास का ही सवाल है, 72 भागा 6 गुना, देखो यार बोर्ड मास का सवाल बहुत आ रहा है, या आता ही है। फटाफट करेंगे, देखो 3 2 5, यहाँ से खेल खत्म, 5 आएगा, 5 6 25 30, यहाँ से खेल खत्म, 30 आएगा, सीधा कितना आया है, 30 आया, हटा। ठीक है, अब 5 का स्क्वायर तो 25 हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखो 30 72 है, तो काटना है तो काटो, गुना 1/30 करोगे, कितना जाएगा, कितने बार में जाएगा, जल्दी कोई बता सकते हो तो बताओ। 4 से काटोगे तो 4 से, 2 से 15 बार में, 2 से इधर काटोगे कितनी बार में, 2 से 3 3 4 12, 36 बार में। ठीक है, अब देखो, अब बेसिकली सवाल यहीं पर स्टॉप हो जाता है। अच्छा 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 अच्छा, सॉरी 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 सॉरी, सवाल ही कुछ और है। हमने क्या किया है सुनना, 72 भागा 6 गुना 3 + 2, 5 का स्क्वायर 8 5 भागा 97। इस पूरे पर ब्रैकेट है मेरे भाई, समझे, इस पूरे पर क्या है, एक बड़ी ब्रैकेट है, बाहर 5 है, ठीक है ना। तो हम डायरेक्ट यहाँ से काट दिया। अब देखो करो, यहाँ कर्ली ब्रैकेट है। अब देखो 3 2 5, 5 6 30, ठीक है, 30। अब ये ब्रैकेट ओपन हो जाएगा, 30 5 बचे 25, ठीक है, ठीक है ना। अब 30 से काटोगे तो फिर वही कहानी, गुना करोगे 1/30, 30 से काटोगे 15 और यहाँ 36, 15 36/15, ऊपर कितना आएगा, 36/15, 36/15 जमा 25 - 8, ठीक है ना, जमा 25 - 8 है, जमा 25 - 8। आप लगा सकते हो तो लगाओ, नहीं तो आपको सीधा जोड़ ही करना है तो जोड़ ही करो। 15 से इसको करोगे तो क्या क्या आएगा, ऊपर देखो 36 जमा 15 गुने 25 करोगे ना। अच्छा आप डायरेक्ट कर सकते हो, 15 दूनी 30, 15 दूनी 30, इसको दशमलव में चेंज कर लो तो बचेगा कितना, 6 0, 15 चौका 60, 2.4 जमा 25 - 8, ऊपर वाला देखना, 15 दूनी 30 बचा 6, 15 चौका 60, इतना आया। अब देखो 25 में से 2.4 जोड़ो तो 27.24, 27.24 है ना जी। 2.4 को 25 में जोड़ो, 27.4 में से 8 घटाओ तो कितना आएगा, तो बेसिकली 4 तो 4 रहेगा ही, 27 में से 8 घटाओ कितना आएगा, 19.4, है कि नहीं। अब बटे क्या करना है, 97 करना ही करना है, तो 9 दूनी 18, 7 दूनी 14, 9 दूनी 18, बेसिकली इतना आ रहा है। कर सकते हो तो करो, देखो आप कर भी सकते हो तो 10 बार में 97 से 2 बार में ऊपर, आपको सीधे 0.2 आएगा आंसर, 0.2 आएगा आंसर, ठीक है ना, 0.2 आएगा आंसर, ठीक है, कोई दिक्कत। चलो, अच्छा 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 बच्चा, उस 5 को भूल गए, वो 5 भी तो गुना में था, तो 5 दूनी 10, अरे भाई 10 करोगे ना तो 1 आएगा, ठीक है ना, 1 आएगा आंसर। कितना आएगा, ये 5 को गुना नहीं किए थे, 1 आएगा आंसर। चलो सवाल करेंगे, ठीक है। देखिए 3 पुरुष किसी कार्य को 20 दिनों में कर सकते हैं, तो कितने पुरुष उसी कार्य को 2 दिनों में कर सकते हैं। सुनना,
अगला जो इससे पहला जो क्वेश्चन था उसमें वर्क डिफरेंट था, तो हम M1D1 बटे W1 बराबर M2D2 बटे W2 लगाए थे। लेकिन अगर काम फिक्स है, वर्क क्या हो, सेम हो, वर्क सेम हो, तब हम M1D1 बराबर M2D2 लगाते हैं। टोटल वर्क हमारा दोनों बराबर है, तब M1D1 बराबर M2D2 लगाते हैं। कब? जब वर्क सेम हो। सवाल में बोला है आपको कि 3 पुरुष किसी कार्य को 20 दिन में कर सकता है, 3 मेन किसी काम को 20 दिन में कर सकता है। सेम इसी काम, 3 पुरुष का काम कितना दिन में? 200 काम। 3 पुरुष किसी काम को 20 दिन में कर सकता है, तो कितने पुरुष लगेंगे जो 2 दिनों में पूरा कर दें? तो आप डायरेक्ट काटोगे तो 30 पुरुष आपको जरूरत है, 30 पुरुष की, जिससे आप 2 दिनों में इतना ही काम कर लोगे जितना ये 20 दिन में किया है कि नहीं? चलो अगला सवाल। एक गोले के आयतन और एक अर्धगोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात इतना इतना है। सुनना गोले के बारे में, ठीक है ना। गोला, ये हमारा क्या है? एक गोला है। क्या है? एक गोला है। इसकी 3 चीजें होती है, याद रखना। वॉल्यूम होता है 2/, वॉल्यूम होता है, कितना होता है वॉल्यूम? 4/3 पाई आर क्यूब। इसका CSA और TSA दोनों एक ही होता है, क्योंकि इसका कर्व सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया बराबर ही होता है। तो CSA बोलो या फिर TSA बोलो, दोनों बराबर होता है। तो कितना होता है? तो 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर। लेकिन अगर हम बात करते हैं कि इसी गोले को बीच से काट देते हैं, तो हमको एक कटोरा नुमा स्ट्रक्चर मिलता है। एक कटोरा नुमा क्या मिलता है? एक बाउल मिलता है, जिसका वॉल्यूम जो होता है ना, वो तो इसका आधा होता है, 2/3 पाई आर क्यूब। लेकिन अगर हम बात करें इसकी CSA क्या होगा? तो CSA होगा 2 पाई आर स्क्वायर। CSA भी आधा होगा। लेकिन अगर हम बात करें TSA कितना होगा? ये तो R होगा रेडियस। TSA क्या होगा? TSA तो CSA प्लस इस ऊपर का जो सर्कल का एरिया है वो भी ऐड होगा, यानी कि 3 पाई आर स्क्वायर। ये 3 चीज आपको नोट डाउन करनी है। अब सवाल पर आते हैं। सवाल क्या है? एक गोले के आयतन और एक अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात इतना है। यानी कि वॉल्यूम और TSA का अनुपात आपको दिया हुआ है। किसका किसका? तो एक गोले का आयतन, ये गोला है, एक स्फीयर है, ठीक है, स्फीयर है, और ये अर्धगोले का है, और ये हेमीस्फीयर है, हेमीस्फीयर, ठीक है ना। तो स्फीयर का वॉल्यूम कितना, अनुपात कितना है? तो 28:3 है, 28:3 है। अच्छा आपको ये बताओ कि जब इसका अनुपात लोगे तो क्या होगा? जब आप इसका अनुपात लोगे, अच्छा, यदि गोले और अर्धगोले की त्रिज्या बराबर है तो गोले का आयतन कितना होगा? इसको छोड़ो, पहले आप हमको ये बताओ इसका वॉल्यूम और इसका TSA। इसका वॉल्यूम कितना है? वॉल्यूम है 4/3 पाई आर क्यूब, और इसका TSA निकालो। TSA 3 पाई आर स्क्वायर। दोनों का रेडियस समान है, को ये बोला है। तो अगर इसका हम रेशियो निकालते हैं, तो इसको छोड़ दो, पहले रेशियो निकालो। पाई से पाई कट गया, ठीक है, 2R से 1R कट गया, तो यहां बचा क्या? 3 जाएगा उधर, तो 9 अनुपात इधर कितना आएगा? 4, और ये इंटू R, है कि नहीं? तो कितना आएगा? 4 इंटू R। तो यहां पर अगर हम देखें तो इसका अनुपात हमको कितना दिख रहा है? 4R और 9 का, ये अनुपात हमको दोनों में दिख रहा है। तो आप कुछ गौर कर रहे हो कि नहीं, ये हमको बताओ। अगर हम
यहाँ पर अगर हम अनुपात देखते हैं 4R/9 कहाँ है, 4R/9 का है, यानी कि 4R/9 अनुपात है वॉल्यूम बटे किसका, टीएसए का। लेकिन आपको दिया कितना है, 28/3 है कि नहीं। तो अब देखो 3 से काटोगे कहोगे हाँ, 4 से काटोगे 7 चौक 28, तो आर का मान कितना है, 21। तो आपसे पूछा क्या है, वॉल्यूम पूछा है, वॉल्यूम ही ना पूछा है। तो क्या पूछा है आपसे, गोले का आयतन, तो रेडियस हमने कितना निकाल लिया, 27। तो आयतन आपसे पूछा है, तो आयतन है कितना, अगर रेडियस 27, रेडियस 21 है, 21 है, तो आयतन कितना हो जाएगा, तो गोले का आयतन निकालना है 4/3 पाई इंटू 21 गुने 21 पाई का मान 22/7 रखना है। तो 7 दिया 21, 3 से 3 कट गया। अब बेसिकली 4 गुने 22 गुने 21 ये कैलकुलेशन करना है और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत, तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। चलो आप यहाँ पर 11 का मल्टीपल भी चेक कर सकते हो। तो 11 का मल्टीपल अगर आप देखोगे तो 2 1 3 7 4 11 ये नहीं है, 7 1 8 6 14 7 6 13 ये भी नहीं है, और ये चेक करोगे तो 8 6 14 ये भी नहीं है, 7 1 8 8 4 12 12 ये भी नहीं है, हाँ ये है, ठीक है ना। 3 2 5 8 8 16 4 3 7 8 6 14 ये भी नहीं है, 5 3 8 4 12 5 3 8 2 10 8 4 12 ये भी नहीं है, 8 2 10 8 18 -8 ये भी नहीं है, 4 3 7 6 8 6 14 ये भी नहीं है, 8 3 11 8 19 8, हाँ। ऑप्शन नंबर डी देखो 11 का मल्टीपल दिख रहा है 38 808, तो यही आपका आंसर होगा। और ऐसे भी चेक कर सकते हो, 4 दूनी 8 इकाई अंक 8 आएगा, तो यही आंसर होगा, ठीक है ना। चलो यहाँ आप ऑप्शन की हेल्प ले सकते हो, ठीक है ना। चलो सैंतीस नंबर सवाल, अनमोल और आयुषी ने मिलकर एक व्यापार व्यापार में इतना रुपया निवेश किया, वर्ष के अंत में 7500 के कुल लाभ में से अनमोल का हिस्सा 2700 है, तो अनमोल का निवेश पूछा है। ऐसा सवाल कल भी रिपीट हुआ था, ठीक है ना। तो ये सवाल को भी आप इंपोर्टेंट मार्क्स कर सकते हो, क्योंकि ये सवाल हर शिफ्ट में पूछा है। तो अनमोल और आयुषी मिलकर कितने का निवेश करती है, अनमोल और आयुषी। आपको हम पिछले क्लासों में बताए थे कि अगर प्रॉफिट इन्वेस्टमेंट और टाइम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, जितना आप इन्वेस्टमेंट करोगे आपको उतना प्रॉफिट मिलेगा, जितना आप टाइम दोगे उतना ही आप क्या करोगे, प्रॉफिट आपको मिलेगा। लेकिन अगर टाइम बराबर है तो प्रॉफिट जितना आप करोगे इन्वेस्टमेंट उतना ही आपको मिलेगा, यानी कि इन्वेस्टमेंट आप जितना करोगे प्रॉफिट आपको उतना मिलेगा, यानी कि पी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टी के अगर टाइम सेम है। तो आइए बोला है कि अनमोल और आयुषी मिलकर 46,600 का निवेश करती है, ठीक है। तो वर्ष के अंत में 7500 का लाभ होता है। तो अंत में टाइम फिक्स है, तो जो प्रॉफिट का रेशियो होगा, जो इन्वेस्टमेंट का रेशियो होगा वही प्रॉफिट का रेशियो होगा, या फिर जो प्रॉफिट का रेशियो है वही इन्वेस्टमेंट का रेशियो है। तो प्रॉफिट का रेशियो है कितना, तो 75,000 तो कुल प्रॉफिट होता है, जिसमें से अनमोल का हिस्सा कितना है, तो अनमोल का प्रॉफिट का हिस्सा कितना है, अनमोल का प्रॉफिट का हिस्सा है कितना, 2700। तो हमको ये बताओ कि आयुषी का कितना होगा, 7500 में से 2700 अनमोल, अरे भाई 7500 टोटल प्रॉफिट हुआ है ना।
उसमें से 2700 अनमोल का हिस्सा है, तो माइनस कर दोगे तो वही तो आयुषी का हिस्सा आएगा। कहोगे हाँ, तो 15 में से 7 8 7 15 और ये बचा 6 में से 2 जाएगा 4, क्योंकि 4800 रुपया किसका है, आरुषि का प्रॉफिट है कि नहीं। कहोगे हाँ, कहोगे हाँ, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर टाइम फिक्स है, साल के अंत में है, तो दोनों 12 साल तक काम पैसा लगाए होंगे। तो अगर टाइम फिक्स है तो जो प्रॉफिट का रेशियो है वही क्या हो जाएगा, इन्वेस्टमेंट का रेशियो हो जाएगा, वही निवेश का रेशियो होगा। तो इसका रेशियो निकालोगे कितना आएगा, 3 से काटोगे तो 3 से 48 और 3 नमा 27, 9 रेशियो 16 प्रॉफिट का है। अनमोल और आयुषी का रेशियो कितना है, 9 रेशियो 16। तो टाइम फिक्स है तो इन्वेस्टमेंट का रेशियो भी कितना होगा, 9 रेशियो 16 ही होगा। तो आपको बोला है क्या कि ये कितना निवेश किया, ये कितना निवेश किया। तो मेरे प्यारे भाई दोनों मिल के निवेश कितना किए हैं, तो दोनों मिल के जो निवेश किए हैं 9 + 16 25, दोनों मिलके 25 यूनिट निवेश किए हैं। लेकिन आपको बोला क्या है, कितना निवेश किए हैं दोनों मिलके पैसा कितना लगाए हैं, 46,600 रुपया लगाए हैं। तो 25 चौके, तो 4 से मल्टीप्लाई करोगे 6 चौक 24, तो 1 यूनिट का मान कितना आया, 6 चौक 24, 6 चौक 24 तो 26, 4 चौक 16 18, तो 1864 रुपया 1 यूनिट का मान आया है। तो 9 यूनिट का मान कितना आएगा, क्योंकि हमको निवेश किसका निकालना है, अनमोल का निकालना है कि अनमोल पैसा कितना लगाया था। तो 9 का मल्टीप्लाई करोगे किससे में, तो 1864 में, तो 9 चौक 36, 9 छक 54, 54 और 3 57, 9 72 और 5 कितना हो गया, 67, 77, 72 5 77 और 9 का 9 और 9 और 7 16, 16,776 रुपया ये लगाया है। ठीक है ना, 776 रुपया ये अनमोल निवेश किया है, इतना पैसा। आपसे पूछता आयुषी कितना निवेश किया है, तो 16 का मान निकाल लेते हैं कि नहीं। चलो अगला सवाल देखो भाई, स्क्रीन पर ही सवाल है। यदि 32 और 34 का तृतीय अनुपात x है तो x का मान ज्ञात करिए। देखिए 3 चीजें आपसे पूछी जा सकती है इसमें। पहला चौथा अनुपात पूछ सकता है, फोर्थ प्रोपोर्शनल आपसे पूछ सकता है। जैसे मान लीजिए x अनुपात आपसे पूछेगा a अनुपात b समानुपात c इंटू x। आपसे फोर्थ प्रोपोर्शनल पूछेगा, इसको कहते हैं फोर्थ प्रोपोर्शनल। इसको कैसे निकालेंगे, तो a/b बराबर c/x। तो यहां से x का मान आ जाएगा कितना, तो यहां से x का मान आएगा bc/a। तो फोर्थ प्रोपोर्शनल का फॉर्मूला हो गया bc/a। इस प्रकार से निकाल सकते हो। अगर मीन प्रोपोर्शनल यहां से पूछेगा तो कोई 4 संख्याएं, मीन प्रोपोर्शनल का जो फॉर्मूला है तो वो 2 संख्याओं पर लगता है। जैसे मान लो a अनुपात x समानुपात है b अनुपात x के, ठीक है, या फिर समानुपात है x अनुपात b के। ठीक है, तो यहाँ आप करोगे a/b बराबर x/b, x को उधर लेके जाओगे, b को इधर लेके जाओगे, कितना आएगा x²/ab। यानी कि आप सीधा कह सकते हो कि ab का अंडर रूट होगा मीन प्रोपोर्शनल। ठीक है, सेम उसी प्रकार से थर्ड प्रोपोर्शनल या फिर तृतीय अनुपात जो निकलता है वो निकलता है b²/a। आप डायरेक्ट इस चीज को याद रखना है। तो यहाँ b²/a, तो यहाँ 3 नंबर, कितने नंबर है, 32 है और 24 है। इसका हमको तृतीय अनुपात x है, तो x का ही मान निकालना है तृतीय अनुपात का। तो तृतीय अनुपात होता है b², तो b का स्क्वायर
बटे ए, यही x है तृतीय अनुपात, तो काटोगे तो 8 तिहाई 24, 8 32, 4 छक 24, 6 तिया 18, तृतीय अनुपात कितना आया 18 आया। ये तीन चीज इससे बन सकती थी, हमने ये बताया एक सवाल पर तीन चीजें बन सकती है, तो हमने ये तीन चीज बताए आपको। ठीक है, चलिए अगला सवाल करेंगे, नोइनी बकवास। 38 नंबर तक कर लिए थे, अब 39 नंबर देखिएगा। ए बी सी किसी काम को क्रमशः 3 दिन, 8 दिन, 24 दिन में पूरा कर सकते हैं। एक साथ काम करते हुए उसी काम को 3 गुने को कितने समय में पूरा करेंगे। ये बेहद आसान क्वेश्चन है। ए बी सी, ए किसी काम को कितने दिन में पूरा कर सकता है, तो ए 3, 8 और 24 दिन में पूरा कर सकता है ना। तो आप सीधे इसकी पहले इफिशियंसी निकाल लो। इफिशियंसी होता है इसका एलसीएम, इसका कैपेसिटी, इसका वर्क, टोटल वर्क निकाल लो। तो टोटल वर्क हम निकालते कितना है, तो इन सब का एलसीएम मानते हैं टोटल वर्क। ऐसा क्यों मानते हैं, क्योंकि हम कैलकुलेशन में आसानी हो। तो 3, 8, 24 का एलसीएम कितना होगा, तो कहोगे 24 दूनी 48, अच्छा 24 लिख सकते हैं, हाँ 24 ही हो जाएगा। 3 8 24, 8 तिया 24, 24 एकम 24, यानी ए की इफिशियंसी 8 है, बी की यहाँ इफिशियंसी होता है, याद रखना क्षमता। बी की इफिशियंसी 3 है, सी की इफिशियंसी 1 है। अब बोला है कि दोनों तीनों मिलकर एक साथ, तीनों की इफिशियंसी है कितनी 8, 1 9 3 9 3 12, टोटल तीनों की इफिशियंसी 12 है। 12 कहने का मतलब कि वो हर एक दिन में 12 काम करेगा। तीनों मिलकर एक दिन में 12 काम करता है। तो आपसे क्या पूछा है कि एक साथ मिलके वो 3 गुना काम कितने दिन में पूरा करेगा। 24 काम को पूरा नहीं करना है, 24 का 3 गुना पूरा करना है कि नहीं, 24 का 3 गुना काम पूरा करना है इस इफिशियंसी से, क्योंकि तीनों मिलके एक दिन में इतना ही काम करेगा। इस इफिशियंसी से 12 दूनी 24, 3 दूनी 6, टोटल 6 दिन लगेंगे, टोटल 6 दिन लगेंगे। ठीक है, चलो अगला देखिएगा। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर ही है, फटाफट करिएगा। एक व्यक्ति अपनी आय के 60% की बचत करता है। ठीक है, एक व्यक्ति अपने आय के 60% का बचत करता है। 60% करने का मतलब 3/5, 20% 1/5, 40% 2/5, 60% 3/5। ठीक है, यानी अगर तो उसकी आय 5 है, अगर आय 5 है तो बचत कितना करता है, आय का 60%, यानी कि 3 बचत करता है। ठीक है ना, इतनी बात तो क्लियर है। यदि उसकी बचत कितना है, हाँ अब देखो आय इतना है, बचत इतना है, तो खर्च कितना होगा, खर्च या फिर व्यय। ठीक है ना, व्यय कितना होगा, तो क्योंकि 5 कमाता है, 3 खर्च बचाता, 3 बचाता है, तो 2 खर्च करता है। आपको बोला है कि उसका जो व्यय है 440 रुपये। ये सवाल कल भी रिपीट हुआ है, ये भी इंपॉर्टेंट है। उसका जो व्यय है, खर्च कितना है 440 रुपया, इतना ही ना है। तो उसकी आय आपको निकालना है। 2 का मान 440 है, 22 गुना 220 गुना, तो 5 का मान कितना होगा, आय यही ना 5 ही ना है, तो 5 का मान डायरेक्ट यहाँ से निकाल सकते हो, 22 होटल से कितना 1100, 1100। उसकी आय कितनी है 1100। आपसे पूछता कि उसका बचत का मान निकालो, तो आप 3 का मान निकालते, 22 गुना, तो 22 दिया 66, 60। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिएगा। आपके स्क्रीन पर सवाल है, x² + 1 बराबर 2x है, तो x की पावर 4 माइनस 1 का मान निकालिए। ऑप्शन देखिए, अलजेब्रा में आप ऑप्शन का सहारा लीजिए। हम मानते हैं कि आपको आता है, लेकिन आप ऑप्शन का सहारा लीजिए। ऑप्शन है कितना कितना, तो 2x, x 0 1,
ठीक है, ऑप्शन का सहारा लीजिए, अलजेब्रा में बड़ा आसान होगा। ठीक है ना, बड़ा आसान होगा। अच्छा देखिए, हमको हमको ये बराबर ये दिया हुआ है, तो इसमें से किसी एक का मान यहाँ पुट करने पर ये आ जाएगा। तो x का मान अगर हम एक पुट करते हैं, थोड़ी तरीके से समझो, अगर हम x का मान एक पुट करते हैं, एक का स्क्वायर प्लस एक बराबर इधर इधर कितना आ गया, दो आ गया। इधर एक पुट करते तो इधर भी दो आ गया, तो एक पर ही ये क्या है, सेटिस्फाई है। तो x का मान एक ही रखेंगे, एक रखेंगे। x का मान एक रखोगे तो देखो, ये सवाल आप ऑब्जर्व नहीं कर सकते जी कि x का मान क्या होगा। आप ऐसे समझो कि यहाँ एक रखेंगे तो एक का स्क्वायर एक प्लस एक दो, दो इधर भी एक, यानी कि हम हर हाल में x का मान कितना है, एक है। तो यहाँ एक पुट करोगे, एक की पावर चार एक होगा माइनस एक, यानी कि आंसर कितना आएगा, जीरो। आंसर कितना आएगा, जीरो। अपने मन से पहले एक पुट करके देखो, फिर ये छोटा डाटा है तो आप ज्यादा तरीके से हिंट ले सकते हो ना। नहीं तो तरीका दूसरा क्या है, आप इसको पूरी तरीके से क्या करो, सॉल्व करो, है कि नहीं। क्या करो, पूरी तरीके से सॉल्व करो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाओ, इसको सॉल्व करो, यहां से आप x का मान निकालो, कोई दिक्कत नहीं, आप आराम से निकाल सकते हो, निकालो। ठीक है ना, चलो अगला सवाल देखोगे। सवाल है त्रिभुज पी एम एन, त्रिभुज पी एम पी एम एन, त्रिभुज पी एम एन, ठीक है ना। कोण पी 76 डिग्री है, कोण पी कितना है, 76 डिग्री। ठीक है, एम और एन पर बाह्य कोण है, बाह्य कोण का मतलब बाहर वाला कोण। एम और एन पर क्या है, बाह्य कोण है, बाहर। ये हमारा अंदर वाला कोण है, और एम का बाह्य कोण ये हो गया, एम का बाह्य कोण ये हो गया। ठीक है ना, ये इसका बाह्य कोण है। एन का बाह्य कोण ये हो गया, अंदर वाला एन का कोण ये हो गया अंतः कोण, और ये क्या हो गया, बाह्य कोण हो गया। ठीक है, तो एम और एन का बाह्य कोण कि समद्विभाजक, बाह्य कोण का समद्विभाजक, बाह्य कोण का समद्विभाजक का मतलब बाह्य कोण को काटने वाली रेखा, बराबर भागों में बाह्य कोण को बांटने वाली रेखा, यानी कि अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, ये अल्फा है तो ये भी अल्फा होगा, ऐसा कहने वाला है। ठीक है, बाह्य कोण को दो बराबर भागों में ये लाइन बांट रही है, इसको समद्विभाजक रेखा कहते हैं। ठीक है, ये रेखा इसको दो बराबर भागों में बांट रही है, और मिल कहाँ रही है, तो मिल रही है मेरे प्यारे भाई ओ पॉइंट पर, मिल रही है मेरे प्यारे भाई ओ पॉइंट पर। ठीक है, ओ बिंदु पर क्या कर रही है, प्रतिच्छेदित कर रही है। ठीक है, दोनों रेखा। तो आपसे क्या पूछा है, एम ओ एन का मान ज्ञात करिए, इसका मान ज्ञात करिए, इसका मान ज्ञात करिए। देखो ये एक फिगर है, एक सवाल ऐसा भी आ सकता है कि मान लीजिए एक ट्रायंगल है, आज तो ये आया है, अगली बार जो आए तो ये भी आ सकता है, ये एक ट्रायंगल है। ठीक है, इस बार पी एम एन, एन का बाह्य समद्विभाजक जो है वो कहीं इसका एम और एन का बाह्य समद्विभाजक एक दूसरे को यहां मिला है ना, इस बार एम का अंतः समद्विभाजक अंदर ही कहीं मिल जाए, अंतः समद्विभाजक ओ बिंदु पर अंदर ही कहीं मिल जाए, ऐसा भी हो सकता है। ये थीटा ये थीटा, ये अल्फा हो सकता है, ये एंगल कुछ मान लो x डिग्री। ठीक है, तो ये आपसे पूछ सकता है कि ये कितना होगा, ये आपसे पूछेगा, तो मान लेते हैं इसी को मानते हैं x डिग्री। तो यहाँ x निकालने का तरीका है कि 90 में से आप ये एंगल एंगल P का क्या कर लो, आधा कर लो, 90 में से जोड़ दो एंगल P का आधा, तो ये एंगल निकलेगा। लेकिन जब बाह्य समद्विभाजक की बात करें तो यहाँ पर 90 में से क्या करो, ये एंगल एंगल ए का आधा घटा दो, यहां पर जोड़ना है यहां पर घटाना है। ठीक है ना, इस एंगल की बात कर रहे हैं। ठीक है, ये दो कंसेप्ट है, तो यहां पर लगाओगे
तो 90 माइनस 76 का आधा कितना होगा, तो कहोगे 2 तिया 6 2 नमा 2 8 16, तो 2 52 की 52 डिग्री आंसर होगा। आंसर कितना होगा, 52 डिग्री आंसर होगा। ठीक है ना, दो कंसेप्ट था, इस कंसेप्ट को जान लो और जहन में बैठा लो। और एक और आता है, सुन लेना, वो भी बता ही देते हैं, सुनना। इस बार तो दोनों देखो, पहला बार क्या है कि दोनों बाह्य कोण एक दूसरे को बाहर काट रहे हैं, दोनों समद्विभाजक अंतः समद्विभाजक एक दूसरे को अंदर काट रहे हैं। इस बार क्या हुआ, एक कोण का समद्विभाजक, एक कोण का अंतः समद्विभाजक, यानी कि एक कोण का अंतः समद्विभाजक दूसरे कोण का बाह्य समद्विभाजक, दूसरे कोण का बाह्य समद्विभाजक, दूसरे कोण का बाह्य समद्विभाजक, एक कोण का अंतः समद्विभाजक दूसरे कोण का बाह्य समद्विभाजक मान लो इस O पॉइंट पर काटती है, ए बी सी, मान लो O पॉइंट पर काटती है, और तब आपसे ये x का मान पूछे तो कितना निकालोगे। तो यहाँ x का मान जो निकलेगा वो याद रखना इस एंगल का आधा होगा, एंगल ए का क्या होगा, आधा होगा। इस तीनों प्रॉपर्टी को आप नोट डाउन कर लो, ठीक है। चलो अगला सवाल देखो। अगला ट्रिग्नोमेट्री का सवाल है, cos थीटा बराबर 5/13, ठीक है ना। तो आपको निकालना है, बेहद आसान सवाल है, 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 प्लस साइन थीटा। इसमें क्या बड़ा है भाई, तुरंत निकाल लोगे। cos होता क्या है, b/h। आपको हम पिछले सवालों में बताए थे, पाइथागोरस ट्रिपलेट याद रखो, 5 7 12, 5 12 13 बताए थे कि नहीं। अगर 5p है, ये b है, तो ये h होगा, सबसे बड़ी भुजा h होती है। तो 5b है, 5b है तो h ये है, तो p कितना होगा, p हमारा 12 हो जाएगा। आप पाइथागोरस लगा सकते हो। अब साइन थीटा होता कितना है, तो साइन थीटा होता है मेरे प्यारे भाई 1 माइनस साइन थीटा कितना होता है, p/h, p/12/13, 1 प्लस साइन थीटा 12/13। अरे भाई ये 13 में से 12 घटाओगे तो 1/13, 13 में से 12 जोड़ोगे तो 3 2 5, 2 25/13, 13 से 13 1/25। ठीक है, कोई दिक्कत, आंसर 1/25 आया है, ठीक है ना, ठीक है ना, कोई दिक्कत। चलो चलो अगला सवाल देखो, समय नहीं दे रहा है, फटाफट सवाल सॉल्व कर रहे हैं, जल्दी से करो। अगला सवाल 44 नंबर क्वेश्चन है, बस 5 क्वेश्चन और बचे हुए, जल्दी से करो। 6500 की धनराशि 6500 की राशि पर वार्षिक रूप से संयोजित 20% का चक्रवृद्धि ब्याज की दर 2 वर्षों में प्राप्त मिश्र धन। देखो सवाल क्या है, अमाउंट कितना है, अमाउंट 6500 है, ठीक है, अमाउंट क्या है 6500 है, ठीक है। 6500 की राशि पर रेट कितना लग रहा है, वार्षिक दर कितना है, रेट परसेंट 20% की वार्षिक दर से 2 साल में 2 साल में 2 साल में 2 साल में टाइम कितना है, 2 साल में 2 ईयर में आपको अमाउंट बताना है कि अमाउंट कितना होगा, वो पैसा हो कितना जाएगा 2 साल में चक्रवृद्धि ब्याज पर, नॉट सिंपल इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज पर। चक्रवृद्धि ब्याज या कंपाउंड इंटरेस्ट होता क्या है, ब्याज पर भी ब्याज लगता है। ब्याज देखो, एक तो पैसा जो है उस पर तो ब्याज लगेगा ही लगेगा, और साथ ही साथ जो आपका ब्याज आया है उस पर भी सेम रेट से ब्याज लगता है, ठीक है ना। तो देखिए पहले क्या है, पहले हम 1 साल का निकालते हैं, 6500 रुपया है, इस पर 1 साल का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, तो कहोगे कि 1 साल का चक्रवृद्धि ब्याज 20% ही लगेगा, कहोगे हाँ, क्योंकि
क्योंकि P इंटू R इंटू टी होता है सिंपल इंटरेस्ट भाई 1 साल का। तो 1 साल का इंटरेस्ट टाइम 1 साल है तो प्रिंसिपल गुणे रेट हो जाएगा, कहोगे हाँ। तो 1 साल का 6,000 पर 6500 पर 1 साल का ब्याज कितना आएगा, 1 ईयर का ब्याज। तो निकालोगे, दो जीरो कट गया, तो 5 दूनी 10, 6 दूनी 12, 5 दूनी 10, 6 दूनी 12, एक 13 भाई 13। 1300 क्या लगा आपको, 1 साल का ब्याज लगा। 1300 क्या लगा, 1 साल का ब्याज लगा। 1 साल का क्या लगा, ब्याज लगा। ठीक है। अब देखो, अब जो अगले साल जो ब्याज लगेगा तो वो अगले साल की 6500 पर तो लगेगा ही लगेगा, तो साथ इस 1300 पर भी लगेगा, यानी कि 78 टोटल आपको अमाउंट कितना है, 7800 पर क्या लगेगा, सेम रेट से ब्याज लगेगा। अगले साल कितना पर लगेगा, तो कहोगे 7800 पर, कितना पर, 7800 पर सेम 1 साल के लिए ब्याज कितना लगेगा, 20% के दर से। तो निकालोगे तो 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, 7 दूनी 14, 1 15, यानी कि 1560। यानी इस बार ब्याज कितना लगा अगले साल, ब्याज टोटल 2 साल के लिए कह रहा था। तो अमाउंट कितना होता है, अमाउंट होता है आप कितना पैसा उधार लिए थे प्लस जितना आप 2 साल में ब्याज चुकाए हो, वही होता है क्या, अमाउंट। तो टोटल पैसा आप 6500 लिए थे, पहले साल का ब्याज कितना आया था 1300, दूसरा साल का कंपाउंड इंटरेस्ट हम निकाल रहे हैं तो 1560 आया था। यानी कि आप ऐसे देख सकते हो 6500, 1300 और ये 1560, 6 3 9, 9360, यानी कि टोटल आपका अमाउंट 9360 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 9300, अरे यार 9300, अरे यार 9360 हो जाएगा टोटल अमाउंट। आप लिए थे पैसा उधार 6500 में, आपको चुकाना पड़ेगा कितना, 9360 रुपया। ठीक है, 2 साल में, ठीक है ना। चलो, इतना भरने की बोर्ड जरूरत नहीं है, आपको फटाफट कैलकुलेट करना है, ठीक है ना। अगला सवाल, एक त्रिभुजाकार मैदान की भुजाएं, एक त्रिभुजाकार मैदान है, ठीक है, एक त्रिभुजाकार मैदान है जिसकी भुजाएं 42 34, 42 34 20 सेंटीमीटर है, ठीक है। सबसे लंबी भुजा के संगत शीर्ष लंब, सबसे लंबी भुजा कौन सी है, क्योंकि 42 सेंटीमीटर, इससे इस पर लंब डालो, शीर्ष लंब डालो, लंब का मतलब 90 डिग्री, नॉट बाइसेक्ट टू ईच अदर। ये 90 डिग्री इसको बाइसेक्ट नहीं कर रहा है, ओनली क्या है, एल्टीट्यूड है, ओनली हाइट है। तो आपसे यही हाइट पूछा है, इस हाइट का मान क्या है। तो सबसे पहले आप क्या निकालो, इस त्रिभुज का एरिया। एरिया क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अगर हम ये बेस मान रहे हैं तो ये हाइट होगा, अगर हम ये बेस मान रहे हैं तो ये हाइट होगा। तो एरिया तो ये है, लेकिन हमको एरिया तो मालूम ही नहीं है, मालूम ही नहीं है। तो एरिया निकालने के लिए सबसे पहले क्या निकालो, सेमी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर क्या होता है, पूरे परिमाप का आधा। तो 42 जमा 20 जमा 34 का क्या करो, आधा कर दो। तो 4 2 6, 4 2 6, 4 2 6 3 9 बटे 2। अब इसका आधा करोगे तो 2 से काटोगे, 2 चौक 8, 2 8 16, यानी कि 48। सेमी कितना है, 48। अब फॉर्मूला लगा दो हीरोन्स का, एस अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी का लगा दो फॉर्मूला इन हेरोन्स। हेरोन्स सूत्र लगाओगे तो यहां से त्रिभुज का एरिया आएगा, ठीक है। देखो एरिया बराबर ही आएगा, चाहे आप इस फॉर्मूले से निकालो चाहे इस फॉर्मूले से निकालो, ठीक है ना, एरिया हमेशा इक्वल आएगा। तो पहले एरिया हम निकाल लेते हैं 48, 48 में से ए घटाओगे तो ए मान लेते हैं 34 को। जो 48 में से 34 घटाओगे, अरे भाई 48 में से 34, फिर 48 में से बी मान लेते हैं 42 को और सी मान लेते हैं 26 को, ठीक है ना। इस पूरे पर क्या है, अंडर रूट है। तो यहां से देखना है, ठीक सबको। देखो 48
अंडर रूट तो लगाना ही लगाना है, इंटू 48 में से 34 घटाओगे तो 8 में से 4 4, 4 में से 3 जाएगा तो 1, यानी कि 14। कोई दिक्कत, इंटू यहाँ 8 में से 2 6 और 4 में से 4 0, तो 6 आएगा। 48 में से 42 6, 48 में से 20 कितना 28 आएगा। कहोगे हाँ जी सर एकदम सही बोल रहे हैं आप। अब देखो, अब यहां से आप डायरेक्ट निकाल सकते हो, आप अंडर रूट से बाहर निकालो। देखो 6 गुना 8 6 48, और ये 6 गुना 14 गुना 6 गुना 14 गुना 2। देखो 14 14 दो गो है तो एक बाहर, 6 6 दो गो है तो एक बाहर। देखो 8 दूनी 16, 16 का 4। अब यहां से कैलकुलेट करो तो कितना आएगा, तो आएगा यहाँ पर भाई इतना एरिया आएगा, समझ लो एरिया कितना आया, इतना। लेकिन एरिया हमको क्या है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, लेकिन ये भी तो एक एरिया ही ना है। तो इस एरिया, तो एक त्रिभुज का तो एरिया बराबर ही होगा, चाहे आप ऐसे निकालो चाहे आप ऐसे निकालो। ये भी हमारा एरिया है, ये भी हमारा एरिया, इसको क्या कर देंगे, बराबर कर देंगे, तो एरिया किसके बराबर हो जाएगा, हाफ इंटू। अच्छा बेस क्या ले रहे हो, तो बेस 42 ले रहे हो, 42 के अकॉर्डिंग, क्योंकि 42 के अकॉर्डिंग ही हाइट लिए हो, इंटू एच। अब यहां से 2 से काटोगे तो 21 बार में, यहां से काटोगे तो 7 7 दूनी 14, 3 से काटोगे 2 बार में, तो आप एच का मान देख रहे हो, 2 4 दूनी 8 16, यानी कि एच का मान 16, यानी कि हाइट कितना आ गया, 16 इकाई। हाइट कितना आया, 16 आया, ठीक है ना। चलो चलो अगला करते हैं। अगला सवाल देखोगे तो आपको समझ में आएगा। चार बच्चे आई जे के एल, चार बच्चे हैं आई जे के एल, जिसका एवरेज कितना है। तो कहोगे कि उसका एवरेज कहाँ गया भाई, उसका एवरेज 9 है, उसका एवरेज कितना है, 9 है। अगला लाइन पढ़ोगे तो आई जे के एम, आई जे के एम, इसका एवरेज कितना है, तो इसका एवरेज 12 है, ठीक है। तो के की आयु 5 है, यहाँ बोला है के की आयु 5 है, ठीक है। तो एम की आयु बताइए। देखो ये एवरेज दिया हुआ, इन चार लड़कों का एवरेज इतना है, तो अगर हम आपसे पूछे कि इन चार लड़कों का अगर एवरेज इतना है तो इन चार लड़कों का सम कितना होगा, एवरेज को 4 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आ जाएगा। तो हम आपसे पूछे आई प्लस जे प्लस के प्लस एल का सम कितना होगा, तो एवरेज को जितने नंबर हैं उनसे मल्टीप्लाई, कितने नंबर हैं कितने बच्चे हैं, 4, 4 से मल्टीप्लाई 9 चौक 36, तो इसका सम कितना आ गया, 36। अगर सेम यही चीज यहाँ पूछे कि इसका सम बताओ, तो आई प्लस जे प्लस के प्लस एम, तो चार बच्चे यहाँ भी है तो एवरेज 12 है, तो 12 चौक 72, ठीक है। कहोगे हाँ। अब देखो ये बड़ा है ये छोटा है, इसको नीचे लिख देते हैं, आई प्लस जे प्लस के प्लस एल बराबर कितना है, 36 है, ठीक है। यहाँ हटा के, ठीक है। अब देखो यहां से सम देखो, तो ये कट गया, एम माइनस एल बराबर 12 में 6 जाएगा 6, 6 में से 3 जाएगा 3, 36, ठीक है। तो एम और एल का अंतर कितना है, 36। के है, के का मान दिया हुआ है क्या, एक बार बढ़िया से पढ़ो। के की आयु दिया हुआ है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, के का आयु दिया हुआ है तो के का आयु निकालेंगे, और का। अच्छा आई जे के एल, आई जे एल एम, आई जे एल एम है भाई, यहाँ आई जे एल एम है, आई जे एल एम, आई जे
एल एम, यहाँ एल है, एल एम तो है ही ना, आई जे एल और ये एम है, ठीक है ना, के नहीं है, के ऊपर नहीं है। अब देखो एम से सवाल है कितना, देखो तो सवाल, आई जे के एल का औसत 9 है, आई जे एल एम का औसत 12 है, ठीक है ना, 12 है। तो आई जे एल एम का सम कितना, जे आई जे एल एम, आई जे एल एम, यहाँ देखो इसका सम निकालते हैं, तो आई जे एल एम, तो 12 चौक 48, इसका सम निकालोगे आई जे के एल, इसका सम निकालोगे तो 9 चौक 36। अब देखो ये आई से आई कट गया, जे से जे कट गया, ये एल से ये एल कट गया, ऊपर बच गया एम माइनस के बराबर 8 में से 6 जाएगा तो 2, 4 में से 3 जाएगा तो 1। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो के का मान 5 दिया हुआ है, के का मान 5 वर्ष है, तो एम का मान पूछा है, तो एम का मान कितना होगा, 5 उधर लिख जाओगे तो 17 साल, एम का मान 17 साल। थोड़ा सा ध्यान से करना, ठीक है ना। चलो क्वेश्चन देखिएगा और बनाइएगा। बोला है एक वस्तु को 29% की छूट पर बेचने के बाद प्राप्त लाभ 4% है, तो वस्तु का मूल्य कितने प्रतिशत बढ़ाकर अंकित करना चाहिए। देखिए 3 चीज होती है, सुनना। पहले होता है कि सीपी, उसके बाद होता है एमआरपी, उसके बाद होता है आपका एसपी। अगर आप कोई वस्तु खरीदे हो तो वो सीपी होगा, खरीदने के बाद आप कुछ बढ़ा देते हो, कुछ दाम आप x% बढ़ा देते हो, तो उसको कहते हैं मार्क परसेंटेज, इसको बोलते हैं मार्क्ड परसेंटेज। यानी कि आपने कुछ पैसा बढ़ा दिया है, कुछ बढ़ा के रखा है, उसके बाद आप मार्क परसेंट पर डिस्काउंट देते हो, मान लेते हैं D% का आप क्या किए, डिस्काउंट दिए, ठीक है, तब जाके सामान एसबी में बेचे, ठीक है। उसी प्रकार से अगर हम आपको देखें यहाँ से यहाँ तक सीपी को बेस मानकर सीपी से एसपी का जो चेंज होता है वो प्रॉफिट होता है या लॉस होता है, मानते हैं कि प्रॉफिट हुआ है, प्रॉफिट परसेंटेज। तो याद रखना कि अगर वो प्रॉफिट परसेंट निकालना है, प्रॉफिट परसेंट निकालना है तो मार्क परसेंटेज और डिस्काउंट परसेंटेज का सक्सेसिव लेना होगा। मार्क्ड परसेंटेज एंड डिस्काउंट परसेंटेज का क्या लेना पड़ेगा, सक्सेसिव लेना पड़ेगा। तो सक्सेसिव का फॉर्मूला है, तो जो प्रॉफिट परसेंटेज कैसे निकलेगा, मार्क परसेंटेज और सक्सेस डिस्काउंट परसेंटेज का सक्सेसिव। तो सक्सेसिव का फॉर्मूला याद रखना, x माइनस डी माइनस एक्स इंटू डी बटे 100, ये होता है सक्सेसिव का फॉर्मूला निकालने के। दो नंबर में जो सक्सेसिव निकालते हैं इस प्रकार से निकालते हैं। तो अब देखिए, अब सवाल क्या कहा है कि 29% का छूट दिया गया है, डिस्काउंट कितने का है, 29% का, प्रॉफिट कितने का है, तो 4% का प्रॉफिट है ना। तो आपसे पूछा है कि कितना आपने दाम बढ़ा कर रखा है, मार्क परसेंटेज, आप कितना दाम बढ़ाए हो, वही आपसे पूछा है। तो देखो प्रॉफिट आपको दिया हुआ है 4%, ये बराबर है किसके, तो आपको ये दिया ही नहीं है, यही पूछा है, एक्स ही आपसे पूछा है, डिस्काउंट दिया हुआ है 29%, ठीक है, माइनस एक्स आपको नहीं मालूम है, 29/100, ठीक है ना, ये एक सवाल है, ठीक है। चलिए अब देखिए, ये 29 है, इसको इधर लेके आओगे, इसको इधर लेके आओगे तो 29 और ये 4 ऐड हो जाए, कितना 33 बचेगा, है ना, 9 4 13, 33 बचेगा, बराबर x माइनस
29x/100 यहां से हो जाएगा। अब ये समीकरण बन गया। अब यहां से आप आसानी से सवालों को सॉल्व कर सकते हो। 33 बराबर 100x माइनस 29x बराबर 100। ठीक है, तो 3300 बराबर, यहां चेक करो कितना होगा। तो 100 में से 29 घटाओगे तो 71x बट्टे 100। कुछ नहीं, 100 तो चला गया ना, 71x। ठीक है ना, 7 1 9 1 10 7 2 9 1 10, ठीक है 71x। अब सिंपल है कि बट्टे में x का मान कितना आएगा, 3300 बट्टे 71। अब केवल और केवल क्या निकालना है, भाग कर लेना है, तो वही आपका आंसर जिसमें आएगा परसेंटेज में आएगा। तो 71 से भाग करोगे तो 3 बार में करोगे, 4 बार 28, 5 जन की 4 बार में करोगे तो 4 28 280, 33 330 में 280 घटाओगे, 10 में चलेगा तो 6, 12 में से 8 जाएगा तो 4 और 1 0। अगला बार लगाओगे कितनी बार में, अगला बार लगाओगे 32 4 नंबर 36, 42 6 बार में लगाओगे, 6 एकम 6 और 7 42। तो 10 में से 4 और 6 में से 2 जाएगा तो कितना, तो कहोगे वो भी 4। ठीक है ना, अब दशमलव दोगे, 0 लगाओगे तो 44, तो फिर 6, यानी कि प्रॉफिट कितना आया 46.6% का। तो आपने कितना दाम बढ़ा के रखा, 46.6%। ठीक है ना, डायरेक्ट आंसर आया है परसेंटेज में। ठीक है, कोई दिक्कत, आप इसको सक्सेसिव से भी कर सकते, ऐसे भी कर सकते हो बिना फॉर्मूला रेशियो से। ठीक है, कैसे कर सकते हो, तो देखो x है कितना, x परसेंट बढ़ाया, यानी कि x परसेंट, यानी कि अगर कोई सामान b का था तो a में बेचा, फिर 29% घटाया, 29% का डिक्रीज किया, यानी कि 100 का सामान क्या किया, 29% कम में बेचा है, 71 में बेचा है। ये बराबर है किसके, किसके, पूरा प्रॉफिट पर लाभ कितना हुआ, तो 100 का सामान 104 में बिका, ये बराबर है इसके। लेकिन यहां से भी आप ए बी का मान निकाल सकते हो। ठीक है, तो बेटर रहेगा कि जहां फॉर्मूला लगे फॉर्मूला लगा दो। चलो ठीक है ना, चलो अगला सवाल देखोगे, 84 किलोमीटर की चाल से चल रही एक रेलगाड़ी पी के समांतर, ठीक है ना, पी के समांतर पटरी पर समान दिशा में 54 किलोमीटर की चाल से चल रही रेलगाड़ी क्यू को 4.5 सेकेंड में क्या करती है, पूरी तरीके से पार करती है। कहने का मतलब, अगर हम आपसे पूछे कि यहाँ पर सबसे तेज चलने वाली ट्रेन है कौन सी, 2 ट्रेन है। एक ट्रेन है जिसकी लंबाई मानते हैं x है, ठीक है, लेकिन इसकी जो स्पीड है ना, स्पीड कितनी है, 84 किलोमीटर पर आवर, और इसकी जो स्पीड है मानते क्या है, दिया हुआ है 54 किलोमीटर पर आवर, और इसकी लंबाई, इस ट्रेन की लंबाई भी दी हुई है, कितना है 447 किलोमीटर 47 मीटर। ठीक है, बोला कि ये ट्रेन इसको पूरी तरीके से पार करने में, जब ये ट्रेन यहाँ आ जाएगी, जब फास्ट ट्रेन यहाँ आ जाएगी, यहाँ चल के जब फास्ट ट्रेन इसको पूरी तरीके से पार कर लेगी, तो इस पूरी तरीके से पार करने में टाइम जो आपको लगा है वो 4.5 सेकेंड का लगा है, ये आपको बोला है। ठीक है, सेम डायरेक्शन में चल रही है, तो यहां से हम पहले इस ट्रेन का क्या निकाल लेते हैं, लंबाई निकाल लेते हैं। तो कैसे निकालेंगे, तो सुनना, यही ना है, बढ़िया से एक बार देख लो। ठीक है ना,
ये पी ट्रेन है, ये क्यू ट्रेन है, नाम दिया है, नाम से मतलब नहीं है। आप पहले लंबाई निकालो। लंबाई क्या होता है? डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू रिलेटिव स्पीड इंटू टाइम। ठीक है, तो डिस्टेंस कितना होगा? जब ये ट्रेन इसको पार करेगी तो अपना लंबाई भी जाए, ये ट्रेन अपनी लंबाई भी जाएगी और इसकी लंबाई भी जाएगी, यानी x प्लस 447 मीटर। एक ही दिशा में जा रही है तो रिलेटिव स्पीड घट जाएगा, तो इतना 84 से 54 हो गया, तो घट जाएगा कितना? तो 30 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है ना? अब देखो, हमको यहाँ पर सेकंड में टाइम है, मीटर में डिस्टेंस है, तो इसको क्या करना पड़ेगा? किलोमीटर, इसको किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर पर सेकंड में चेंज करना पड़ेगा। मीटर प्रति सेकंड में चेंज करने के लिए 5,000 से गुना करना पड़ेगा। इन सब बातों का ध्यान देना है। ठीक है, पार करने में समय कितना लगा? 4.5 सेकेंड का। ठीक है, यहाँ से हटाओगे दशमलव तो यहाँ जीरो दोगे, जीरो से जीरो कट गया, 3 से 6 कट गया, 6 से 2 से 15। ठीक है ना? कोई दिक्कत? तो कोई दिक्कत आपको होने वाली है नहीं। अब देखो, सीधा 15 बचे 75/2, 75/2। ठीक है, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। ठीक ना? ये ना 75/2 ही ना है। 54 सेकेंड में रेलगाड़ी 4.5 मिनट है ना, यहाँ मिनट है। ठीक है, मिनट है, तो मिनट को सेकेंड में चेंज करोगे तो यहाँ पर और किसी से गुना करना। मान लो कि एक सेकेंड में, मान लो 60 सेकेंड में 1 मिनट होता है, तो 1 मिनट में मान लो 60 सेकेंड होता है, तो 4.5 मिनट में कितना होगा? तो 4.5 गुने 60, ये भी तो करना होगा, इसको गुना करना होगा 60 से, तब तो सेकंड में आएगा, ये मिनट में है। ओके, ठीक है, 2 से काटोगे, अब काटो 2 से 30 बार में। अब देखो 5 दिया 15, 15 कितना हो गया? 225 है कि नहीं? कोई दिक्कत? 225, 250 है ना? तो x का मान कितना जाएगा? यहाँ से x का मान निकालोगे कितना आएगा? 5 दिया 15, 15 225। देख लेना कहीं गलती तो नहीं है, कर लेना। 225 में से क्या करोगे? ये माइनस करोगे, 3 0 22 में से ये 4 घटाओ, कितना जाएगा? तो 18 इतना मीटर ट्रेन ये लंबी है। ठीक है, इतना मीटर ये ट्रेन लंबी है। ठीक है, अब हमने ये ट्रेन की लंबाई निकाल दी, कितनी मीटर है? 1803 मीटर। अब क्या बोला है? अब ये बोला है कि रेलगाड़ी पी, यही रेलगाड़ी पी विपरीत दिशा में, अब यहाँ के बाद इसको मिटाते हैं और एक नया सवाल और आ गया है, इसी में ऐड कर दिया है कि यही रेलगाड़ी विपरीत दिशा में, कोई ट्रेन आ रही है विपरीत दिशा में, विपरीत दिशा में कोई ट्रेन है, यही रेलगाड़ी विपरीत दिशा में 87 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही 287 मीटर लंबी रेलगाड़ी को, जिसका नाम आर है, इसको पूरी तरीके से पार करने में कितना समय लेगा? अब ये सवाल है। तो इसकी तो स्पीड 1803 आ गया, 1803 आ गया। ठीक है ना? तो करोगे तो यहाँ पर टाइम पूछा है, तो टाइम कैसे निकलेगा? टोटल डिस्टेंस जोड़ दो, 7 3 10 8 9
18 2 20। रिलेटिव स्पीड एक ही अपोजिट दिशा में जा रही है तो दोनों जुड़ जाएगा। 7 4 11, 8 8 16 और 17, 9 7 2। तो टाइम इतना आएगा कि किलोमीटर प्रति घंटा है, इसको मीटर प्रति सेकेंड में करेंगे तो 5/18 से गुना करना पड़ेगा। ठीक है, 9 से काटोगे तो 9 दूनी 18, 9 एकम 9 बचेगा 8, 9 9 81। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। 19 से देखो ये कट जाएगा, फिर 19 से कम 19, 19 से कम 19 और ये 0। ठीक है ना। तो 5 से ये कटेगा, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, ये 2 ऊपर जाएगा तो टाइम कितना आएगा, बाय 44 सेकेंड। 44 सेकेंड टाइम कितना आया, 44 सेकेंड। ठीक है ना। तो टाइम सेकेंड में ही पूछा है तो 44 सेकेंड है, क्योंकि ये मीटर में है और ये मीटर पर सेकेंड में निकाले तो मीटर से मीटर कट गया, आंसर सेकेंड में आया है। ठीक है ना। चलो, इसमें बेसिकली 2 सवाल मिक्स है। अगला देखिएगा 49 नंबर। मोहन एक घड़ी 460 में खरीदता है, ठीक है, और 483 में क्या करता है, उसको सेल कर देता है। तो आपको लाभ बताना है, तो आपको सीधा दिख ही रहा है कि 23 का लाभ है किस पर, 460 पर इंटू 100, कितनी बार में, 3 दूनी 46, 20 25 100, यानी आपको 5% का क्या है, प्रॉफिट है। ठीक है ना। चलो लास्ट और बेहद आसान सवाल करेंगे। 2/60 का कितना प्रतिशत 1/20 है। तो मान लेते हैं कि 2/60 का x% क्या है, 1/20 है। तो 20 से 30 3 बार में, अब देखो x% जो होगा वो होगा क्या, 3/2। ठीक है ना। परसेंटेज का मतलब होता है 1/100। 100 उधर जाएगा तो x का मान आएगा कितना, 300/2, यानी कि 2 एकम 2 बचे 10, 0 150, यानी संख्या कितनी हो गई, 150 हो गई। ठीक है। और संख्या 150 हो गया तो सवाल भी क्या हो गया, एंड हो गया। हमने आपको 25 क्वेश्चन करवाए थर्ड शिफ्ट का। ठीक है। तो आज हमारा 27 नवंबर 2025 ग्रुप डे का ऑल शिफ्ट क्या हुआ, कंप्लीट हो गया। 27 नवंबर का ऑल शिफ्ट क्या हुआ, कंप्लीट हुआ। कल हम 28 से शुरू करने वाले हैं, कल 28 से स्टार्ट किया जाएगा। ठीक है। चलो, इन सबको क्वेश्चन को एक बार देख के जाना अपने प्रीवियस एग्जाम में। ओके बाय।